तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज से पहले स्टडी सीबीएल क्लासेस पर पॉलिटी की क्लास नहीं चली थी और आज हम पॉलिटी की क्लास भी लेकर आ गए हैं। पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र की जो क्लास है यहाँ पर, आज हमारी क्लास जो होगी वो कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद विधायिका से होगी, जहाँ पर हम आपको संसद के 2 सदन और राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। बड़ी बात आपसे ये करनी है कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि संसद के कितने सदन होते हैं और साथ ही साथ जो है लोकसभा राज्यसभा सदनों में जो है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। और दूसरी चीज़ जो हमें जाननी है इसके अंतर्गत कि कौन कौन से अनुच्छेद में किन किन बातों के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले अनुच्छेद ही आपको बता देते हैं। अनुच्छेद में आप जानते रहिए जो हमारा संसद है, संसद के बारे में अनुच्छेद 79 बताता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 जो है संसद के बारे में बताता है। और संसद के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला होता है, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पार्लियामेंट कहते हैं। पहला होता है लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। आइए आपको बताते हैं। देखिएगा, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 बात करता है। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। यानी अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया कि संसद के कितने सदन होंगे। संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही साथ तीसरा सदन जो है इसका राष्ट्रपति कहलाएगा। और उसके बाद अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 52 में जो है हमारे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो इससे कम जो है हम 35 प्लस मल्टीपल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनको हम सॉल्व करते हुए और भी डीपली सारी बातों को हम जानते चलेंगे जो भी हमारे पास आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, एक बात तो ये है कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, या लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, ठीक है ना। लोकसभा के सभी सदस्य 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद जो है क्या हो जाते हैं, लोकसभा 5 साल बाद भंग कर दी जाती है, जहां से उनके जो सदन के जो भी उसमें सदस्य होते हैं उनकी शक्तियां 5 साल में समाप्त हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्त? 5 वर्ष का, ठीक है। भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 यानी 552 रखी गई है कि अधिकतम जो है इसमें लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, ठीक है। वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। और आपको बताऊं, अमेंडमेंट 300 के अंतर्गत 2 लोकसभा के 2 सदस्य जो था, कितने सदस्य? 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अब जो है
अभी मैंने बताया कि संविधान के संशोधन अमेंडमेंट 301 के तहत जो है अब इस अधिकार को हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को लोकसभा में जो है क्या करेगा, मनोनीत नहीं करेगा, लेकिन राज्यसभा में वह जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि वो अभी चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, संविधान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होगी? 552 है। और आपको मैंने प्रश्न पूछा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि वर्तमान समय में लोकसभा के कितने सदस्य। ये तो संविधान में लिखा गया कि 552 सदस्य होंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है ना। इसको आपको लिखकर बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। इसे मैं नहीं बताऊँगा, आप आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्य जो है, जो निर्वाचित होकर आते हैं, वो कितने होते हैं? तो लोकसभा के अधिकतम जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके होते हैं 550। मैंने अभी बताया कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन 2 मनोनीत करता था ना, वो अमेंडमेंट 301 से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। संसद की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है। अभी मैंने बताया कि संघीय व्यवस्थापिका में 3 चीज़ आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात हुई संसद ही कहेंगे। क्या कहेंगे? संसद, जो कि मेरे मुंह से पहले निकल गया था। भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका कौन है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो राज्यसभा कार्यकाल होता है, वैसे तो होता है 6 वर्ष का, लेकिन इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे 1/3 जो है इसके सदस्य क्या होते हैं, धीरे धीरे सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे धीरे धीरे रिटायर होते हैं ना। तो अस्थायी सदन है ये, कि यहाँ पे अस्थायी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में जैसे 552 हो सकती है, उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। आपको बताऊं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी अधिकतम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? आपकी अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी अधिकतम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। 30 वर्ष होंगे तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और राष्ट्रपति बनने की उम्र जो है 35 वर्ष होती है। और आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, जो लोकल बॉडी होती है, मतलब जो अपने गांव का पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ग्राम पंचायत मुखिया जो होता है ना, जिसको प्रधान कहते हैं आप लोग, उसका चुनाव लड़ने के लिए किसी भी कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए, उसे हमें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए थे, हमने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है, लेकिन अब नहीं रहेगी। अमेंडमेंट 301 के तहत इसे हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति से ये पावर भी क्या कर ली गई है? ले ली गई है। ठीक है ना। 301 संविधान संशोधन से आगे बढ़ते हैं। आगे है, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्रमशः न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तभी मैंने समझा दिया आपको कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो यहाँ पहले लोकसभा है और फिर राज्यसभा ना, तो इसका मतलब पहले 25 वर्ष फिर 30 वर्ष, यानी ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ब आपका राइट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया था लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो भाई लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के
सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कै वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो राज्यसभा पहली बात तो अस्थाई सदन है, उच्च सदन भी इसे बोला जाता है। उच्च सदन क्यों बोला जाता है आपको बताऊं कि इसमें जो लोग जो है मनोनीत होकर, यहाँ पे जो लोग निर्वाचित होकर जाते हैं ना, वो लोग कि जो पहली बात तो राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र है वो 30 वर्ष से शुरू ही होती है और लोकसभा के सदस्यों की उम्र 25 वर्ष। तो 25 और 30 इसका मतलब है कि 30 वर्ष वाले थोड़े से वैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक कारण भी निकल के आता है, कई सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 6 वर्ष। कितना वर्ष? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है ना, 5 वर्ष का। आगे बढ़े, आगे कह रहा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। तो इस वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, तो वही जो है राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता किसके द्वारा? मतदाताओं द्वारा, लोकसभा द्वारा, पंचायतों द्वारा और राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। राज्य की विधानसभाओं द्वारा किसका चुनाव होता है? राज्यसभा के सदस्यों का। लोकसभा कौन भंग कर सकता है भाई? लोकसभा भंग करने के लिए किसकी किसकी पावर चाहिए? तो लोकसभा भंग करने के लिए किसी विशेष की पावर नहीं चाहिए। लोकसभा राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और भंग भी हो चुकी है, मैं अभी आपको बताऊंगा किनके सरकार में। संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद में संयुक्त यानी दोनों सदनों की, राज्यसभा लोकसभा मिला के संयुक्त जो है संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों सदनों द्वारा बिल पास किए जाने के बाद किसके पास बिल जाती है भाई? जैसे राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, तो फिर बिल किसके पास चली जाती है? चली जाती है राष्ट्रपति के पास। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं और 3 बॉडीज होती है मेनली। कौन कौन सी? पहली जो होती है वो लोकसभा होती है, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरी कौन होती है? तीसरी होती है संसद। तो लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो बचा कौन? राष्ट्रपति ना। तो राष्ट्रपति ही जो है, राष्ट्रपति के पास जो है दोनों सदनों से पास बिल राष्ट्रपति के पास चली जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। तो इसके अनुसार राष्ट्रपति उससे जो है पास हुए बिल को वापस कर सकता, कुछ कार्ड बता करके, या 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, या मैं आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ तक जानिए। आगे कह रहा कि लोकसभा की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए। लोकसभा की जो कार्यवाही है उसके लिए गणपूर्ति होनी चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुल कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो जब 1/10 कुल सदस्य की संख्या होगी ना, तभी लोकसभा की गणपूर्ति होगी, तभी लोकसभा की गणना की पूर्ति होगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात भेजा जाता है। जो धन विधेयक है जब लोकसभा में पारित हो जाता है, लोकसभा उसे पास कर देता है, तो किसके पास भेजा जाता है? वो राज्यसभा के पास भेजा जाता है। तो ये कहा जाता है कि क्या अगर कोई भी, मान लीजिए, हाँ, अगर कोई भी अधिनियम आया तो क्या उसे सबसे पहले कौन सा सदन पास करेगा? तो ये कोई तय नहीं है कि पहले लोकसभा पे ही आपको ले जाना पड़ेगा या पहले राज्यसभा में ही ले जाना पड़ेगा। आप दोनों सदनों में से किसी सदन में उस बिल को लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सदन का मत सेंस है, या तो आप राज्यसभा में लेकर जाइए पहले, या तो लोकसभा में। यहाँ कोई लिखा नहीं है कि आप पहले लोकसभा इसे अप्रूव करेगा फिर राज्यसभा, ठीक है ना। आप किसी में भी लेकर सबसे पहले पहुँच सकते हैं, जहाँ कोई भी इसे पहले क्या कर सकता है? पहले कोई भी पास कर सकता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 है, संवैधानिक संशोधन विधेयक
पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए लिखा है राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में। तो अगर आप कोई भी अधिनियम, जिसे अधिनियम जब पास हो जाता है तो कानून बन जाता है, ये आप जानते हैं। तो कोई भी अधिनियम आपको पहले लाना है तो क्या आप उसे सबसे पहले कहाँ लाएंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों सदनों में से किसी सदन के पास आप पहले कर पहुंच सकते हैं। कोई भी सदन इसे पहले पास कर सकता है। अगर राज्यसभा पास करेगा उसके बाद लोकसभा में भेजेगा, लोकसभा पास करेगा उसके बाद राज्यसभा में भेज देगा, और अगर दोनों पास कर देते हैं फिर तीसरे स्टेप पे कहाँ जाता है? ये राष्ट्रपति के पास पहुँच जाता है। ठीक है ना। तो तीनों पास कर देते हैं तो फिर वह हमारा जो बिल है वह एक जो है क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है भाई? संसद द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष को लाया कौन था? लोकसभा अध्यक्ष को चुने थे लोकसभा के सदस्य। तो हटाने की पावर किसके पास है? लोकसभा द्वारा। पूरी लोकसभा मिलकर उसे हटा सकती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने शायद कर लिया है कि नहीं, अभी नहीं किया। ठीक है भारत। अब चले हम आ गए हैं राष्ट्रपति और कार्यपालिका की तरफ, यानी यहाँ पे हम आए गए आर्टिकल नंबर 52 में। राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें होंगी। अब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? मैंने बताया लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। कितनी वर्ष? 25 वर्ष न्यूनतम उम्र। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कितने वर्ष? कम से कम आपकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35। ऑप्शन नंबर द इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, या जिला न्यायालय की, या राज्य के मुख्यमंत्री की, या जिला जज की। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जो है चीफ जस्टिस है या जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, इसके पास ये पावर है। हाँ, मुख्य राज्य के मुख्यमंत्री को थोड़ी कोई नियुक्ति करता है, वो तो मतलब कहते हैं कि निर्वाचन के द्वारा आता है ना, उसे जनता चुनती है राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भाई? भारत का सर्वोच्च सेनापति है हमारा राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं का मुखिया है। तीनों सेनाओं मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना का मुखिया किसे कहा जाता है? वो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्त? राष्ट्रपति को ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मैंने एक ट्रिक डाली है राष्ट्रपति के नाम याद करने की अपने ही चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर। आप चाहे तो मैं लिंक दे दूंगा उसका, आप वहां से देख सकते हैं किस प्रकार से भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम आप कैसे याद कर सकते हैं। जावी फनिग बेस मास प्राटूरा, ये करके ऐसी ट्रिक मैंने एक दी है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कौन सा राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक था और किसके बाद कौन राष्ट्रपति बने किसके पास, और पहले से लेकर के अंतिम तक राष्ट्रपतियों के नाम उसमें दिए गए। ठीक है ना। वहाँ से आप जान सकते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये सभी देखिए, सलमान खुर्शीद ये तो राष्ट्रपति थे ही नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और डॉक्टर अब्दुल कलाम भी थे। ठीक है ना। यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब जो है हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है अब तक कितने मुस्लिम जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो जाकिर हुसैन पहले हो जाते हैं, फखरुद्दीन अली दूसरे हो जाते हैं, और तीसरे APJ अब्दुल कलाम हो जाते हैं। ठीक है ना, 3 हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु
निश्चित की गई है, यानी कितने वर्ष का व्यक्ति जो है, अधिकतम, न्यूनतम नहीं पूछा, न्यूनतम तो 35 मैंने बता दिया कि अगर उम्र जो है 35 है तो राष्ट्रपति बनने योग्य है कोई भी। अब भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र उसकी 35 होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है हाँ एक कंडीशन और, लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, है ना। बहुत सारी कंडीशन लिखी गई हैं आर्टिकल नंबर 52 में। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जो है आपको यहाँ पर क्वालिटी अपने अंदर रखनी पड़ेगी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु निश्चित की गई, तो अधिकतम कोई आयु नहीं है, न्यूनतम है लेकिन अधिकतम नहीं है। न्यूनतम आप 35 वर्ष के कम से कम मैच्योर्ड होने चाहिए, लेकिन अधिकतम कोई आयु नहीं है। व्यक्ति 70 वर्ष की आयु में भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो चलते आगे। आगे जो है भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है भाई? हाँ चुना जाता है, कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है। भारत का उपराष्ट्रपति भी जो है कितने चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए। हाँ एक प्रश्न और है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या अपना रिजिग्नेशन लेटर किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, है ना। और भारत का राष्ट्रपति किसके सामने जो है अपने पद की शपथ लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके सामने अपने पद की शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति के पास। इस प्रकार से संविधान में जो है ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, और पॉलिटी में बहुत ही पढ़ने में मज़ा आता है। तो पॉलिटी की क्लास में अब लेकर आना शुरू कर दिया हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हाँ चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जिन भी प्रश्नों के जवाब आपको पहले से पता है उसे आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भले ही आप ऑफलाइन देख रहे हो, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा है तो अभी मैंने बताया था उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, तो उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो वो थे हमारे चाचा, जिसको बच्चे कहते हैं प्यार से, हाँ लाल चाचा नेहरू जी थे, ठीक है। और आगे बढ़े। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की नियुक्ति में राष्ट्रपति पद कार्यभार ग्रहण करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद और कार्यभार ग्रहण करता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, ठीक है ना, दोनों अपने पद पर ना हो, तो उस समय पूरे देश की शासन सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, तो आ जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हाथ में पूरी सत्ता चली जाती है, ठीक है ना। तो यानी राष्ट्रपति भी अगर अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो देखिए अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसका कार्यभार कौन संभाल लेगा, उपराष्ट्रपति संभाल लेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो उसका कार्यभार राष्ट्रपति संभाल लेगा। अगर दोनों नहीं होंगे तो फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है क्या करेंगे, पूरे देश की जो है कमान वही संभालेंगे, ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राज्य के लिए कानून कौन बनाता है। अगर किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लग गया है, कहने का मतलब है जैसे इस टाइम जनरली जो है आप लोग कहते हैं ना कि इस टाइम क्या लग चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने का मतलब होता है अब यहाँ राज्य सरकार जो है कार्य नहीं कर रही है, राज्य सरकार का कानून यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अब कौन सरकार चला रहा है, अब जो है ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार चला रही है, और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति चला रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, तो उस राज्य के लिए कानून बनाती है संसद। कौन बनाती है, संसद। अब राज्य का यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रोल है अब सीधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संसद उस राज्य के लिए कानून बनाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और आज़ाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहले उपराष्ट्रपति थे। और आपको बता दूं इनके जन्मदिन पर ही जो है 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, जिसको हम टीचर डे कहते हैं, 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़े। किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है? किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है? तो स्वीकृति जो है किसकी होनी चाहिए इसमें बनने के लिए? सबसे पहले तो होनी चाहिए राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की। संसद की स्वीकृति हो जाएगी तब तो वह कानून बन जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बनाना है? हमें यहाँ पे बनाना है अधिनियम बनाना। तो अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो है, चलिए आगे हमारा जो है थर्ड लास्ट क्वेश्चन होंगे तीनों। पहला है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है भाई? तो राष्ट्रपति क्या लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है? नहीं। राज्यसभा के सदस्य द्वारा? नहीं। संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा? नहीं। ये चुना जाता है राष्ट्रपति संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन का भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना है कि वर्तमान समय में हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन हैं। ठीक है, आज तारीख है 22 जनवरी सन 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित करता है? यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति उसे कौन निर्वाचित करता है? राष्ट्रपति को तो संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा विधानसभाओं के सदस्य, या केवल लोकसभा के सदस्य? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका जो निर्वाचन होता है, उसे जो निर्वाचित करता है वो होते हैं राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अगला है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस हमारे सेशन का। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। भारत की संघीय कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका का मतलब ही हो जाता है राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का क्या मतलब हो जाता है? राष्ट्रपति। यूनियन एग्जीक्यूटिव ना। भारत के संघीय कार्यपालिका का जो है मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। तो भारत के संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉलिटी की पहली क्लास रही है और ये आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी। और अगर ऐसी क्लास आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इससे और बहुत सारी क्लास बनाने का प्रयास करूँगा। हाँ, ये क्लास जो है क्लास 10th और आर्ट स्ट्रीम से पढ़ रहे 11th और 12th के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की, आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी प्रकार का यदि आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो, वनडे एग्जाम जिसमें कि पॉलिटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि सेक्शन से आपसे क्वेश्चन ना पूछे। तो कंपटीशन के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, और साथ ही साथ जो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की क्लास मैं लेकर आता रहता हूं, और हमसे जुड़ने के लिए जो है आप सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन ना उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।